Hello everyone, welcome to our channel PWIT Jam and CSI Net and Udgam series. आज है सेकेंड लेक्चर एंड आई एम योर एजुकेटर वैशाली। तो हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड रेगुलेशन। सबसे पहले बात करें तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप सभी लोगों को पता होगा अगर आप CSI नेट एक्सपीरियंस हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी की बात करें या सेक्शन सी की बात करें, दोनों में ही क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। सेक्शन बी में जब क्वेश्चन आता है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। साइक्लिन्स और सीडी केस पूछे जाते हैं कि कौन सा साइक्लिन किस फेज में यूज होता है, कि कौन सा सीडी के किस फेज में यूज होता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की फॉर्मेट में आता है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन का क्या काम है। अगर हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में आता है, जहां आपको मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी होंगी और आपको करेक्ट और इनकरेक्ट सेट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। दैट इज आपको ऐसा नहीं होगा कि 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आप 4 में से बता दो कौन सी एक गलत है। नहीं, आपको मल्टीपल 5 से 6 आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी और उनमें से आपको करेक्ट इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करनी होगी। उसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो म्यूटेशन स्टडीज आता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर जीन को म्यूटेट कर दिया या इस पर्टिकुलर प्रोटीन को म्यूटेट किया तो उसका सेल साइकिल पर कैसा इफेक्ट होने वाला है। तो ये है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। एंड अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल से क्वेश्चन रेयरली आता है, तो हम उसको बहुत फटाफट रिवाइज करेंगे। एंड हम मेन पार्ट जो है, मेन फोकस जो रहता है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पर रहता है, हम उसको थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हर एक सिंगल प्रोटीन और जीन्स हम क्लियर कर पाए। सो अगर हम टारगेट्स की बात करें, इस लेक्चर के टारगेट्स हैं सेल साइकिल की स्टेजेस, माइटोसिस, मियोसिस एंड फाइनली रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सो सबसे पहले व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल हम सबको पता है दैट इज सीरीज ऑफ स्टेप्स। साइकिल क्या होता है? सिक्वेंशियल प्रोसेस, एक के बाद प्रोसेस होता है, उसे हम साइकिल कहते हैं। तो व्हाट इज सेल साइकिल? तो ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं जिनकी वजह से एक सेल डिवाइड करती है एंड नई डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। दैट इज series of steps, series of sequential steps by which a cell divides and gives rise to new cells, or you can say daughter cells. तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, एक के बाद प्रोसेस होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर है जिसमें एक सेल डिवाइड करती है और नई सेल्स या फिर आप कहोगे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। तो जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, सो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, so we have 2 different types of cell division, mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. तो अगर हम माइटोसिस और मियोसिस को देखें, तो माइटोसिस इज नोन एज योर इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है एंड मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि जो डॉटर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ डॉटर सेल, जो आपकी डॉटर सेल बनेगी या नई सेल बनेगी, उसमें जितने क्रोमोसोम होंगे वो उसके पेरेंट सेल से इक्वल होंगे। दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, number of chromosome of daughter cell
is same as that of parent cell. जितने क्रोमोसोम आपको पेरेंट सेल में देखने को मिलते हैं उतने ही क्रोमोसोम आपको डॉटर सेल में देखने को मिलेंगे. दैट इज योर इक्वेशनल डिवीजन. वहीं पर व्हाट इज रिडक्शनल डिवीजन? दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम in daughter cell is half of number of chromosome in parent cell. जो डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं कंपेयर टू योर पेरेंटल सेल. अगर हम बात करें कहां पर होते हैं तो हम सबको पता है जो हमारी माइटोसिस होती है वो सोमेटिक सेल्स में होती है एंड और जो हमारी मियोसिस होता है दैट इज बेसिकली इन योर जर्म सेल्स, गैमीट्स फॉर्मेशन में यूज होता है. उसके बाद हम बात करते हैं सोमेटिक सेल्स में रिपेयरिंग के लिए, किसी डैमेज टिश्यू को ठीक करने के लिए, नई सेल्स लाने के लिए वी यूज माइटोसिस. एंड मियोसिस कब यूज होता है? दैट इज व्हेन जब हमें गैमीट्स फॉर्मेशन कराना है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनानी है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है, देन वी गो फॉर मियोसिस. उसके बाद अगर हम बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें मियोसिस में देखने को मिलता है पर माइटोसिस में नहीं होता, दैट इज रिकॉम्बिनेशन. दैट इज क्रॉसिंग ओवर और यू कैन से रिकॉम्बिनेशन. यहां पर आपको रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता. रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अकर. वहीं पर इन meiosis we have recombination occurs. तो ये तो जनरल डिफरेंसेस की बात हो गई. तो जब हम सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल? ये तो आपके सेल डिविजन्स के टाइप हो गए. तो जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में मैंने आपको बोला बहुत सारे सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं. तो ये स्टेप्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से सेल साइकिल चलती है, किस तरीके से सेल डिवीजन होता है. तो जब हम सेल साइकिल के फेजेस की बात करते हैं तो हम इसको दो फेज में डिवाइड करते हैं. एक है इंटरफेज एंड द सेकेंड वन इज योर एम फेज. देन इज योर एम फेज. तो इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन करने के लिए. नए प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट किया जाता है ताकि सेल डिवीजन हो पाए. इंटरफेज इज सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन. तो क्या क्या एक जनरलाइज अगर हम बात करें यहां पर क्या क्या होता है, यहां पर न्यू प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है. प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट किया जाता है ताकि सेल डिवीजन हो पाए. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. उसके अलावा एम फेज क्या है? ये एक्चुअल डिवीजन का टाइम है जहां पर सेल एक्चुअली डिवाइड करती है एंड नई डॉटर सेल्स को बनाती है. एक्चुअल सेल डिवीजन occurs. तो बात स्टार्ट करेंगे इंटरफेस से. इंटरफेस को हम 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं. इंटरफेस इज ऑफ 3 डिफरेंट फेजेस, G1, S एंड G2. इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं.
इंटरफेज को हम 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज G1, S एंड G2. G1 means gap phase 1. तो इस गैप फेज 1 में क्या होता है, इस गैप फेज में बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और उसके साथ साथ सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है. तो मेजरली अगर हम बात करें गैप फेज 1 में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है. उसके बाद एस फेज, दैट इज योर सिंथेसिस फेज. किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है. एस फेज इज योर सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है. नेक्स्ट इन अगर हम बात करें G2 फेज, दैट इज गैप फेज 2. गैप फेज 2 में क्या होता है, मेजरली अगर आप बात करो तो गैप फेज 2 में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है. अभी एक चीज बताती हूं, देखो जब हम G1 फेज की बात करते हैं, G1 फेज के बाद आता है S फेज. तो ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम जिनका काम S फेज में होता है, जिनको हमें S फेज में रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर यूज करना है, उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है G1 फेज में. अब G2 फेज के बाद क्या है, M फेज. तो ऐसे प्रोटीन्स जिनका यूज M फेज में होता है, उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है G2 फेज में. दैट इज जो उनके नेक्स्ट स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स जो है बनाए जा रहे होते हैं. उसके अलावा एक फेज होता है G0 फेज. व्हाट इज G0 फेज? तो ऐसी सेल्स जो डिवाइड नहीं कर रही हैं वो G0 फेज में अरेस्टेड रहती हैं, स्टक रहती हैं, स्टॉप्ड रहती हैं. द सेल्स दैट आर नॉट डिवाइडिंग that are not dividing remain arrested in this phase. तो ऐसी सेल्स जो डिवाइड नहीं कर रही होती, जिनमें डिवीजन नहीं हो रही थी, वो आपकी G0 फेज में अरेस्टेड रहती है. तो ये बात हो गई इंटरफेज की. नाउ एम फेज की अगर हम बात करें तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में एम फेज अलग अलग होता है. तो हम दोनों के साइकिल्स को अलग अलग देखेंगे. सबसे पहले यहां पर हमारे पास है माइटोसिस. तो एम फेज के जो स्टेप्स हैं, एम फेज में सबसे पहले होता है प्रोफेज. प्रोफेज के बाद है आपका मेटाफेज. मेटाफेज के बाद है एनाफेज. एंड फाइनली देन यू हैव योर टीलोफेज. तो एम फेज में 4 फेजेस हैं. सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ये 4 फेजेस हो गए. तो माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले प्रोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं. प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है. क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है ना. क्रोमेटिन क्या है, जब डीएनए आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं. तो क्रोमेटिन कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स बनाता है. गोल्जी और ईआर का डिसइंटीग्रेशन होता है. उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. एंड दिस इज द स्टेज. प्रोफेज क्या है, सबसे इनिशियल फेज है आपके एम फेज का. तो यहां पर क्या क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस करते हैं एंड बिकम विजिबल. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होता है और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है. उसके साथ साथ गोल्जी और ईआर जो है वो फ्रेगमेंट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है.
उसके बाद एक स्टेज आती है प्रोमेटाफेज। आप सबको पता है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो आपकी सेंट्रल या फिर इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। ये आपकी मेटाफेज है, जो आपके क्रोमोसोम है वो आपकी सेंट्रल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। तो प्रोमेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं और इस इक्वेटोरियल प्लेट के पास बैक एंड फोर्थ घूमते हैं। जैसे आप स्विंग देखते हो, झूला देखते हो, आगे और पीछे जाता है। सिमिलरली प्रोमेटाफेज स्टेज में जो आपका क्रोमोसोम है वो इस इक्वेटोरियल प्लेट के बैक एंड फोर्थ जाता है, आगे और पीछे मूव करता है। प्रोमेटाफेज क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस, काइनेटोकोर्स अपीयर, माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। मेटाफेज आप सब लोगों को पता है, मेटाफेज स्टेज पर क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है। विजिबिलिटी जो क्रोमोसोम के सबसे ज्यादा मेटाफेज पर होती है। उसके साथ साथ मेन फीचर क्या है कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रल प्लेट इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। मैं इसको एक्सटेंडेड नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको स्टेजेस पता होंगी ऑलरेडी सबको। उसके बाद एनाफेज की अगर हम बात करें, माइटोसिस के एनाफेज की जब हम बात करते हैं तो जो आपका क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना होता है। तो एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है और अपोजिट पोल्स पर चली जाती है। तो ये एनाफेज का फीचर है। उसके बाद टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज इज अपोजिट ऑफ योर प्रोफेज। न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, गोल्जी और ईआर दोबारा बन जाती हैं, क्रोमोसोम जो है डिकंडेंस हो जाता है, क्रोमेटिन फॉर्मेट में आ जाता है। एंड उसके बाद एम फेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। अभी तक आपने जो देखा प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब क्या था कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, क्रोमोसोम के लेवल पर डिवीजन चल रहा था। उसके बाद सेलुलर लेवल पर डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस में, साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है, दो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड फाइनली नई सेल्स जो है वो आ जाती है, जो आप यहां पर देखते हो। एनिमल सेल में क्या होता है, एक फरो बनता है। बेसिकली जब एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है, इस चीज को हमेशा याद रखना, एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो वहां पर एक्टिन फिलामेंट्स काम करते हैं, एक बीच में फरो बनता है। फरो मींस एक गड्ढा टाइप बनता है। सो जैसे अगर मान लें हम इसको एक सेल लें तो सेल के कॉर्नर्स पर यहां से लेकर यहां तक फरो बनता है, गड्ढा बनता है, जो बीच में जाके जुड़ जाता है, सेंट्रल पर जाके जुड़ जाता है और सेल्स अलग अलग हो जाती है। वहीं पर एनिमल सेल के केस में क्या होता है, एनिमल सेल के केस में जो गोल्जी है, सॉरी प्लांट सेल के केस में क्या होता है, गोल्जी वेसिकल्स आके यहां पर सेंट्रल प्लेट पर अरेंज होते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, गोल्जी से बने हुए वेसिकल्स या सेंट्रल प्लेट पर अरेंज होते हैं। तो ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज करते हैं एंड द टू सेल्स आर सेपरेटेड। क्या होता है, एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है वहां पर एक्टिन फिलामेंट्स का यूज होता है, साइड से फरो बनता है, पिंचिंग ऑफ होती है, वो फरो 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 डीपन होता है और सेंट्रल पर जाकर दो सेल्स अलग हो जाती हैं। वहीं पर प्लांट सेल में गोल्जी वेसिकल्स आते हैं सेंट्रल प्लेट पर, ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज करते हैं एंड जो सेल्स हैं वो अलग हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस आपको सबको याद रखना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं मियोसिस, आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा मियोसिस होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दो स्टेजेस में हमारा मियोसिस होता है। मियोसिस occurs in two stages, meiosis 1 and meiosis 2. सबसे पहले याद रखोगे कि मियोसिस 2 एग्जैक्टली आपका माइटोसिस जैसा होता है। मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, तो हम उसे यहां पर रिपीट नहीं करेंगे, हम फटाफट मियोसिस 1 की स्टेजेस को देखेंगे। तो मियोसिस 1 को, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 को हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है लेप्टोटिन स्टेज। लेप्टोटिन स्टेज में जो आपका क्रोमेटिन है वो कंडेंस करता है एंड क्रोमोसोम बनाता है। फर्स्ट स्टेज लेप्टोटिन में क्रोमेटिन जो है कंडेंस करता है और क्रोमोसोम बनाता है। जाइगोटिन में क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। एंड इस साइनेप्सिस में बहुत सारे प्रोटीन्स यूज होते हैं एंड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्सिस में जो भी प्रोटीन्स यूज होते हैं उसे कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स।
सेकेंड स्टेज जाइगोटिन, जाइगोटिन में क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस पेयरिंग में प्रोटीन्स यूज होते हैं एंड ये जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है इन्हें हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पैकेटिन स्टेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मियोसिस होता है, दैट इज योर रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर होती है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद डेप्लोटिन में जो आपकी पेयरिंग हुई है वो रिजॉल्व होनी शुरू होती है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं। एंड फाइनली चाइस मेटाफॉर्मेशन जो होता है दैट इज इन योर डिप्लोटिन। फाइनली डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये पेयरिंग जो है वो कंप्लीटली अलग हो जाती है, दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद आता है मेटाफेज 1 जो स्टेज है। मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रल प्लेट इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। याद रखोगे माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पर जा रहे थे, मियोसिस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। टीलोफेज 1 की बात करें तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां टीलोफेज 1 होता ही नहीं है, अगर होगा तो प्रोफेज का अपोजिट हो जाएगा कि जो कंडेंसेशन है वो हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाएगी, वो सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद एक स्टेज आती है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस एक ब्रेक है, एक रेस्टिंग टाइम है जब सेल अपने आप को सेकेंड डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। तो क्या इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? नहीं होता। मियोसिस में डिवीजन 2 टाइम होता है, लेकिन जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है, और ये बहुत बार स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट में पूछी जाती है। उसके बाद मियोसिस 2 इज सेम एज योर माइटोसिस। जैसे प्रोफेज में वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो रहा था, ईआर और गोल्जी फ्रेगमेंट होते हैं, वो सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए आपका मियोसिस 2 चलता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस होता है? जहां पर मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर चलते हैं, वहीं पर मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स जाते हैं। तो ये चीज याद रखना, मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर जाते हैं एंड मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस होता है एंड दिस इज हाउ योर सेल डिवाइड्स। एक अगर हम बात करें माइटोसिस में एक डॉटर सेल से, एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स आती हैं, वहीं पर हमारे मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स आती हैं। इस तरीके से आपका मियोसिस काम करता है। तो स्टेजेस हमने फटाफट रिवाइज कर ली जो हमें मेन चीजें थी, एंड रेस्ट यू कैन रिवाइज जो भी आपको एडिशनल चीजें करनी है। अब हम आते हैं मेन फोकस हमारा जो CSI नेट का है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। इतना बड़ा प्रोसेस है, इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड आप सबको पता है कि जो आपकी अगर इन केस कभी भी सेल आपकी अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन करती है, तो उससे कैंसर डेवलपमेंट होता है, ट्यूमर डेवलपमेंट होता है। तो इस ट्यूमर को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि सेल साइकिल को रेगुलेट किया जाए। तो रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे हम रेगुलेटरी पॉइंट्स से। सबसे पहले जो मेन चीज है दैट इज रेगुलेटरी पॉइंट्स। सो व्हाट आर रेगुलेटरी पॉइंट्स? ये वो पॉइंट्स हैं, वो स्टेप्स है सेल साइकिल पे जहां पर सेल डिवीजन को कंट्रोल किया जाता है, सेल साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। दैट इज स्टेप्स ऑफ सेल साइकिल where cell cycle is controlled। ये वो मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर सेल साइकिल को कंट्रोल किया जाता है, सेल साइकिल पर एक रेगुलेशन लगाई जाती है। तो जब हम रेगुलेटरी पॉइंट्स की बात करते हैं, रेगुलेटरी पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। मेजर रेगुलेटरी पॉइंट्स, मेजर रेगुलेटरी पॉइंट्स एंड माइनर रेगुलेटरी पॉइंट्स, जिनको चेक पॉइंट्स भी कहा जाता है।
माइनर रेगुलेटरी पॉइंट्स जिन्हें चेक पॉइंट्स भी कहा जाता है। तो जब हम मेजर की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप है, दो टाइप नहीं कहूंगी, दो प्लेसेस है। मेजर रेगुलेटरी पॉइंट दो जगहों पर होता है, एक का नाम है स्टार्ट या फिर रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, एंड नेक्स्ट इज योर G2 to M transition point. मेजर रेगुलेटरी पॉइंट दो टाइप का है, स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, G2 to M ट्रांजिशन पॉइंट। उसके बाद माइनर में हम बात करते हैं DNA डैमेज चेक पॉइंट, DNA डैमेज चेक पॉइंट, और सेकेंड वन इज योर स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। सो रेगुलेटरी पॉइंट्स हैं दो कैटेगरीज के, मेजर रेगुलेटरी पॉइंट और माइनर रेगुलेटरी पॉइंट। मेजर दो हैं, स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, और दूसरा है G2 to M ट्रांजिशन पॉइंट। एंड माइनर रेगुलेटरी पॉइंट जिन्हें चेक पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये दो हैं, DNA डैमेज चेक पॉइंट और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। स्टार्ट, स्टार्ट इसे ईस्ट में बोला जाता है, ईस्ट में इस पॉइंट का नाम है स्टार्ट, और एनिमल सेल में इस पॉइंट का नाम है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। नाम तो बता दिया, लेकिन है कहां पर? ये आपका स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट जो है वो आपका G1 से S कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स G1 to S ट्रांजिशन। ये चेक करता है कि सेल साइकिल G1 से S में जाएगी भी या नहीं जाएगी। अब कैसे चेक करता है? कौन सी चीजें हैं जिनसे डिटरमाइन होता है कि आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना? तो ये जो स्टार्ट या फिर अगर हम कहें रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, स्टार्ट और रिस्ट्रिक्शन पॉइंट दो चीजों से कंट्रोल होता है, इज कंट्रोल्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स and external factors. G1 से S का जो ट्रांजिशन होता है वो कुछ इंटरनल फैक्टर्स और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स से कंट्रोल होता है। तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या आता है? इंटरनल फैक्टर में आता है सेल साइज। अब ये सेल साइज का मतलब क्या है? सेल एक साइज डिसाइड किया है कि इस साइज तक पहले सेल को ग्रो करना पड़ेगा, उसके बाद उसका डिवीजन होगा। सेल ने एक साइज फिक्स कर दिया कि जब तक सेल इस साइज की बन जाएगी, एक एडुकेट साइज, एक इंपॉर्टेंट साइज है कि सेल को जो है, आप सबको पता है कि जो इंटरफेज में सेल ग्रोथ भी करती है, सेल अपने साइज में भी बढ़ती है। तो सेल ने एक साइज फिक्स किया है कि जब तक इस साइज तक सेल नहीं आएगी वो डिवाइड नहीं करेगी। तो सबसे पहले G1 S पर यही चेक होता है, सेल साइज आ गया, वो एडुकेट सेल साइज आ गया तो आगे सेल साइकिल चलानी, अदरवाइज नहीं चलानी। अब रोकना कैसे है? तो यहां पर काम करता है V1 प्रोटीन। V1 प्रोटीन क्या है? एक काइनेज है। V1 क्या है? यहां पर कंट्रोल किससे होता है?
यहां पर कंट्रोल है V1 काइनेज का। यहां पर कंट्रोल है V1 काइनेज का। V1 काइनेज क्या करता है, जो MCDKs होता है उनको इनिबिट कर देता है। क्या करता है पहले अच्छे से सुनना। इन केस सेल साइज इज नॉट अचीव्ड, अगर एक प्रॉपर सेल साइज नहीं आया तो V1 क्या करता है, V1 MCDKs को इनिबिट कर देता है। क्या करता है, V1 काइनेज इनिबिट्स MCDKs by phosphorylating them। काइनेज है तो क्या करेगा, फोस्फोराइलेशन ही तो करेगा, पर कहां पर फोस्फोराइलेशन करता है, बाय फोस्फोराइलेटिंग देम एट थ्रियोनिन 14 एंड टायरोसिन 15। अभी ये जो दो आपको बताए हैं कि थ्रियोनिन 14 और टायरोसिन 15 पर जो है फोस्फोराइलेशन होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अभी आगे भी समझाऊंगी। तो पहले आपको ये चेक करना है कि इंटरनल फैक्टर जिससे स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कंट्रोल हो रहा है, दैट इज सेल साइज। अगर सेल साइज आ गया तो चलो यू कैन डिवाइड, अगर सेल साइज नहीं आया तो काम में आता है V1 काइनेज। काइनेज क्या है, फोस्फोराइलेशन करता है, ऐसा एंजाइम जो फोस्फोराइलेशन करता है उसे हम काइनेज कहते हैं। तो V1 काइनेज क्या करता है, अगर सेल साइज अचीव नहीं होता, V1 काइनेज MCDKs को फोस्फोराइलेट कर देता है और उन्हें इनिबिट कर देता है। कैसे करता है, कहां पर करता है, थ्रियोनिन 14 और टायरोसिन 15 पर जब फॉस्फोराइलेशन करता है तो MCDKs जो है वो इनिबिट हो जाते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हो गए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर ईस्ट में अलग है, एनिमल सेल में अलग है। ईस्ट की अगर हम बात करें, तो यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर है मेटिंग फैक्टर एंड उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स। अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, अच्छे खासे मेटिंग फैक्टर्स होने चाहिए, तब सेल साइकिल चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। एनिमल सेल में जब हम बात करते हैं, तो यहां पर होते हैं आपके ग्रोथ फैक्टर्स। एंड इन ग्रोथ फैक्टर्स से कंट्रोल होता है। अच्छा अमाउंट में ग्रोथ फैक्टर आएगा तो सेल डिवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये आपका हो गया स्टार्ट या फिर रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले कहां काम करता है, G1 to S के ट्रांजिशन पर, G1 से S पे जाना है या नहीं जाना वो कंट्रोल करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इंटरनल फैक्टर सेल साइज होता है एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ईस्ट में अगर हम बात करें तो मेटिंग फैक्टर और न्यूट्रिएंट्स है, एनिमल सेल में ग्रोथ फैक्टर्स है। तो इस चीज को याद रखना, V1 काइनेज क्या काम करता है। सबको सजेस्ट करूंगी कि जो जो प्रोटीन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो तो एक पेज हैंडी रखना, एक जगह तो नोट्स बना रहे हो और एक पिन पेज निकाल के या फिर एक अलग शीट रखना, जो जो प्रोटीन आता जा रहा है उसको लिखते जाओ। V1 काइनेज आ गया, V1 काइनेज हेडिंग डाली, उसका काम लिख लिया, ताकि जब लेक्चर खत्म हो, लेक्चर के एंड पर पूरी लिस्ट ऑलरेडी बन जाए, वो फिर ढूंढना ना पड़े कि कौन सा प्रोटीन कहां पर है, प्रोटीन सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, क्योंकि मेजर क्वेश्चन प्रोटीन पर ही आएगा। तो कौन सा प्रोटीन क्या काम कर रहा है, कहां पर इनिबिशन कर रहा है, कहां पर एक्टिवेशन करना है, वो साथ साथ लिखते जाना। नोट्स अलग रखना और एक पिन पेज या एक्स्ट्रा शीट अलग रखना जहां पर सारे प्रोटीन्स लिखते रहना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें बात करनी है, G2 to M ट्रांजिशन। नाम से पता चल रहा है क्या करने वाला है, G2 से M फेज के ट्रांजिशन को कंट्रोल करेगा। G2 से M फेज के ट्रांजिशन को कंट्रोल करेगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है G2 to M ट्रांजिशन पॉइंट बहुत सारी चीजों को चेक करता है। क्या चेक करता है,
सबसे पहले ये चेक करेगा कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए। सबसे पहले चेक करेगा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। उसके बाद चेक करता है, यहां पर भी सेल साइज को चेक किया जाता है। अभी अभी सेल जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन करके आई है, तो यहां पर चेक किया जाता है कि कोई भी डीएनए डैमेज ना हो और पूरा का पूरा डीएनए जो है वो अच्छे से रेप्लिकेट हुआ हो। ऑल द डीएनए इज इंटैक्ट, रेप्लिकेटेड प्रॉपरली। पूरा का पूरा डीएनए जो है वो अच्छे से सही तरीके का हो, कहीं पर भी कोई भी डैमेज ना हो, और प्लस जो रेप्लिकेशन हुआ है वो भी प्रॉपर हुआ हो, सारी चीजें जो है रेप्लिकेट हो चुकी हो। ये हो गए आपके मेजर रेगुलेटरी पॉइंट्स। उसमें एक चीज याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द सेल में जो मेन रेगुलेटरी पॉइंट है दैट इज स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। दैट मींस मेन रेगुलेटरी पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर कभी भी स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस हो गया, उसके बाद पूरी की पूरी सेल डिवीजन होगी, सेल साइकिल पूरी होके रहेगी, सेल वापस नहीं जा सकती। बीच में ब्रेक्स आ सकते हैं, पॉज आ सकता है कि अगर कुछ कंडीशन चेंज हो गई तो सेल थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेगी, दोबारा से चीजों को सही करेगी और फिर एप्लीकेशन करेगी, फिर अपनी सेल डिवीजन करेगी। लेकिन अगर एक बार क्रॉस हो गया तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट ऑफ द सेल, इन मोस्ट सेल main regulatory point is start और restriction point. That means अगर एक बार ये पॉइंट क्रॉस हो गया तो सेल को पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगी। वो कहीं पर भी ब्रेक्स ले सकती है, पॉज ले सकती है, लेकिन स्टॉप नहीं कर सकती, उसको पूरा डिवीजन करना ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे जो माइनर, आप लोगों ने पढ़े माइनर रेगुलेटरी पॉइंट्स या फिर चेक पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, जिनमें पहली कैटेगरी है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट G1 S G2 तीनों फेजेस में होता है। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट आपका G1 S G2 तीनों फेजेस में होता है। G1 में सबसे पहले देखता है कि सेल अभी डिवाइड करने वाली है जी, सेल अपनी रेप्लिकेशन शुरू करने वाली है, तो सबसे पहले चेक करते हैं G1 में कि पूरा का पूरा डीएनए इंटैक्ट हो, कहीं पर भी कोई भी डैमेज ना हो, कि जो ओरिजिनल डीएनए है उसमें कोई भी डैमेज ना हो। चेक्स all the DNA is intact. इंटैक्ट का मतलब क्या है? कोई भी डैमेज ना हो। वहीं पर एस फेज में देखा जाता है कि सभी डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाए, प्लस एरर प्रोन हो, कोई भी एरर्स ना हो। क्या चेक करते हैं? ऑल द डीएनए is replicated without any damage. All the DNA is replicated without any damage. पूरा का पूरा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाए और उसमें कोई भी डैमेज ना हो, या आप कहो कि कोई एरर्स ना हो। डैमेज वुड नॉट बी अ गुड वर्ड, विदाउट एनी एरर्स। उसके बाद G2 फेज में देखा जाता है कि पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो, प्लस जो ओरिजिनल और जो रेप्लिकेटेड है वो पूरा का पूरा इंटैक्ट हो। यहां पर चेक किया जाएगा ऑल द डीएनए इज रेप्लिकेटेड एंड इंटैक्ट। सो ये है आपका डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, जहां अल्टीमेटली गोल ये है कि कोई भी तरीके से डीएनए डैमेज ना हो, एग्जैक्ट इंटैक्ट डीएनए जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होना। मेन चीज यहां है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने माइनर पढ़ा था
दैट वाज स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। नाम से पता चल रहा है स्पिंडल असेंबली। स्पिंडल पर क्या अरेंज होते हैं? क्रोमोसोम। तो क्या देखने वाला है कि सभी के सभी क्रोमोसोम जो हैं आपके स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाए। ऑल द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू all the chromosomes are attached to spindle fibers। चलो ये देखना है कि सभी के सभी क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाए। अब ये सेंस कौन करता है कि सभी क्रोमोसोम अटैच हो गए हैं? तो सेंसर जो है दैट इज योर प्रोटीन सेंसर फॉर स्पिंडल असेंबली। ये देखने वाला कि सभी के सभी क्रोमोसोम अटैच हो चुके हैं। ये कौन करता है सेंस? ये करता है इयोरा बी। ये सेंसिंग का काम कौन करता है? इरोरा बी प्रोटीन। दूसरा नाम आ गया, लिख लेना। एरोरा बी क्या करता है? चेक करता है कि सभी के सभी क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाए। प्रेजेंट कहां पर है? कहां पर प्रेजेंट होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट? प्रेजेंट एट ट्रांजिशन, प्रेजेंट एट ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज। एंड उसके बाद, चलो सेंसिंग तो कर ली, लेकिन उसके बाद का काम कौन करता है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। कौन कंट्रोल कर रहा है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट को? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अभी आप इसको आगे और पढ़ेंगे। कंट्रोल्ड बाय एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एपीसी। सेंसर याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो ये तो हमारे हो गए सारे रेगुलेटरी पॉइंट्स। अब भी रेगुलेटरी पॉइंट्स क्या थे? वो स्टेप्स थे, ठीक है, वो पोजीशंस थी जहां पर सेल साइकिल कंट्रोल हो रही थी। अब कंट्रोल कर कौन रहा है? कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इन चेक पॉइंट्स पर काम करते हैं, वो हमें देखना है। दैट इज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस। इन चेक पॉइंट्स पे कौन से मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं जिनकी वजह से ये कंट्रोल्स आ रहे हैं? दैट इज molecular basis of cell cycle regulation। तो मॉलिक्यूल्स जो काम करते हैं दे आर सीडीकेज एंड साइक्लिन्स। कौन से मॉलिक्यूल्स काम करते हैं? कौन से मॉलिक्यूल्स काम करते हैं? सीडीकेज एंड साइक्लिन्स। सीडीकेज है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो सीडीकेज है आपकी कैटालिटिक यूनिट जिनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है? काइनेज है, फोस्फोराइलेशन करेंगे। याद रखना काइनेज हमेशा फोस्फोराइलेशन करता है, तो सीडीकेज क्या करेंगे? फोस्फोराइलेशन करेंगे। साइक्लिन्स क्या है? रेगुलेटरी यूनिट्स हैं। तो साइक्लिन्स के साथ क्या होता है? साइक्लिन्स बनते हैं और टूटते हैं। साइक्लिन्स आर फॉर्म्ड, साइक्लिन्स प्रोटीन है, साइक्लिन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेड। इसलिए इनका नाम साइक्लिन भी है क्योंकि इनकी एक साइकिल चलती है।
सिंथेसाइज होने की और डिग्रेड होने की, सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेड। अब नाम कौन से है, कौन सी स्टेज पे कौन सा साइक्लिन सीडीके काम करता है वो हमें देखना है। हमें ईस्ट के केस में भी देखना है, एनिमल सेल के केस में भी देखना है। सीडीके और साइक्लिन जो है उनका क्वेश्चन सेक्शन बी में बनता है कि कौन सा सीडीके कौन सा साइक्लिन किस स्टेज पर काम कर रहा है, किस जगह पर काम कर रहा है, किस पॉइंट पर काम कर रहा है। तो जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सीडीके है, दैट इज सीडीके 1। तो ये सीडीके जीवन फेज में जीवन साइक्लिन से जुड़ता है, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है CLN। अब कभी भी कुछ भी लिखा है, CLN लिखा है या जीवन साइक्लिन लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। CLN क्या है? ईस्ट में जीवन साइक्लिन को CLN कहते हैं, दैट इज CLN1, CLN2 एंड सो ऑन। एंड M फेज में ये जुड़ता है B टाइप साइक्लिन से। M फेज में ये जुड़ता है B टाइप साइक्लिन से, जिन्हें बोलते हैं CLBs। CLB दैट इज CLB1, CLB2 एंड सो ऑन। सो अगर हम बात करते हैं ईस्ट के केस में तो एक ही सीडीके है, दैट इज सीडीके 1। जीवन साइक्लिन के साथ एसोसिएट करता है CLN, CLN1, 2, ये जीवन साइक्लिन का नाम है CLN। और M फेज के B टाइप साइक्लिन CLB1, CLB2 एंड सो ऑन, बहुत सारे। जब हम M फेज की बात करते हैं, सॉरी एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल में बहुत सारे सीडीके साइक्लिन हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीवन फेज में, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीवन फेज से। तो यहां पर काम करता है CDK 4, CDK 6 और साइक्लिन है साइक्लिन D। फर्स्ट जीवन फेज में कौन काम करता है? CDK 4, CDK 6 अलॉन्ग विद साइक्लिन D। नेक्स्ट जीवन से S मतलब रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पे कौन काम करता है? CDK 2 अलॉन्ग विद साइक्लिन E। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, कि जीवन से S का जो ट्रांजिशन है वहां पर कौन काम करता है? CDK 2 विद साइक्लिन E। उसके बाद S फेज में कौन काम करता है? S फेज में काम करता है CDK 2 along with cyclin A, along with cyclin A। उसके बाद G2 फेज में कौन काम करता है? G2 फेज में काम करता है CDK 1 with cyclin A, CDK 1 with cyclin A। अब ये जो लास्ट वाला स्टेप है, G2 से M लेके जाना और M फेज में काम करना। G2 से M में लेके जाना और M फेज में काम करता है आपका CDK 1 along with cyclin B। अच्छे से देख लेना, जैसे बताया है एक टेबल को भी नोट डाउन कर लेना वहीं पर भी जहां सारे प्रोटीन्स लिख रहे हो। तो सबसे पहले एनिमल सेल में जीवन फेज में काम करता है CDK 4, 6 साइक्लिन D के साथ। जीवन से S फेज में काम करता है CDK 2 साइक्लिन E के साथ। S फेज में काम करता है CDK 2 साइक्लिन A के साथ। G2 फेज में CDK 1 काम करता है साइक्लिन A के साथ। G2 से M पे लेके जाना और M फेज में पूरा काम करता है CDK 1 और साइक्लिन B। नाउ मेजर, आप लोगों ने जो मेजर कंसर्न है वो M CDK से होता है क्योंकि काम उन्होंने करना है, ठीक है, मेजर डिवीजन कराना है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टारगेट्स। ये जो MCDK है, सबसे पहले बात करते हैं कि MCDK या फिर जो आपके डिफरेंट CDK हैं उनका एक्टिवेशन कैसे होता है। CDK का जो एक्टिवेशन है, CDK क्या है? एंजाइम, ये आपकी सेल में प्रेजेंट है, तो इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं?
एक्टिवेशन ऑफ MCDK। ये MCDK एक्टिवेट कैसे होता है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है CDK साइक्लिन से बाइंड करता है। दैट इज फर्स्ट स्टेप क्या है? बाइंडिंग ऑफ CDK टू साइक्लिन। फर्स्ट स्टेप में CDK साइक्लिन से बाइंड करता है। उसके बाद यहां पर होता है फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन। एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन कहां पर होती है? ये फॉस्फोराइलेशन ये होती है थ्रियोनिन 160 पर। 160 क्या है? अमाइनो एसिड नंबर है। तो CDK के 160 पर थ्रियोनिन है, उस पे एक फॉस्फोराइलेशन होता है जिसकी वजह से ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद थर्ड क्या होता है? डीफॉस्फोराइलेशन। V1 कहां पर फॉस्फोराइलेट कर रहा था? थ्रियोनिन 14 और टायरोसिन 15 पर। तो ये वाली जो डीफॉस्फोराइलेशन है उसको रिमूव किया जाता है। बेसिकली अगर हम काम कहें तो यहां पर काम क्या हो रहा है? डीफॉस्फोराइलेशन में जो इनहिबिटरी फॉस्फेट्स हैं उनको हटाया जा रहा है। रिमूवल ऑफ इनहिबिटरी फॉस्फेट्स। उसके बाद फोर्थ स्टेप में CDK इनहिबिटर्स को हटाते हैं। फोर्थ स्टेप में रिमूवल ऑफ CDK इनहिबिटर्स। CKI के नाम से भी जानते हैं, दोनों लिख दिए मैंने। फोर्थ स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ CKI, दैट इज इनहिबिटरी CDK इनहिबिटर्स। तो हम अगर बात करें MCDK तो इनका एक्टिवेशन कैसे होता है? सबसे पहले ये साइक्लिन से जुड़ते हैं, उसके बाद इन पे एक फॉस्फोराइलेशन होती है थ्रियोनिन 160 पर, उसके बाद इनकी डीफॉस्फोराइलेशन होता है थ्रियोनिन 14 और टायरोसिन 15 से फॉस्फेट हटाया जाता है। फाइनली रिमूवल ऑफ CKI, दैट इज CDK इनहिबिटर्स। नाम बता देती हूँ CDK इनहिबिटर्स क्या है। 1 सेकेंड। CDK इनहिबिटर्स दो फैमिलीज के हैं। CDK इनहिबिटर्स दो फैमिलीज के हैं। सिप फैमिली, एक है सिप फैमिली एंड दूसरी है इंक4 फैमिली। दूसरी है इंक4 फैमिली। इंक4 फैमिली की अगर हम बात करें तो ये आपके CDK4 और 6 को इनहिबिट करती हैं। दैट मीन्स बेसिकली G1 को इनहिबिट करने वाले हैं। ध्यान रखना 4 और 6 कहां पे काम कर रहे हैं? G1 फेज में। तो इंक4 क्या करती है? इनहिबिट करती है CDK4 और 6 को। अल्टीमेटली क्या करने वाली है? G1 फेज को इनहिबिट करती है। सिपकिप क्या करती है? सिपकिप CDK1, 2 और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं साइक्लिन के साथ उनको इनहिबिट करती है। इनहिबिट करती है CDK1, CDK2 एंड देयर कॉम्प्लेक्स विथ। तो बेसिकली अगर आप सोच लो तो 2 कहां पर काम कर रहा होता है? S फेज में काम कर रहा है 2। तो S के बाद S आया, G2 आया, M फेज आया, ये सारे फेसेस को इनहिबिट कौन करता है? सिपकिप फैमिली। अभी टेबल दिखाती हूं। सो यहां पर आपके पास सिपकिप फैमिली और इंक4 सिपकिप CDK1, 2 और उनके कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करती है और इंक4 CDK4 और 6 को। यहां पर आपके पास टेबल है। इंक4 फैमिली P15, P16, P18, P19 CDK4 और 6 को इनहिबिट करती है। सिपकिप फैमिली P21, P27 और P57 ये आपकी जीन्स है। कहां पर करती है? CDK1A को, CDK1B को, CDK2A को, CDK2E। तो देख सकते हो बेसिकली आपके G2, S और M तीनों फेसिस को इनहिबिट करती है। तो ये बात हो गई। उसके बाद
ये जो इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, एमसीडीके बना लिया, एमसीडी को एक्टिवेट कर दिया, अब ये काम कैसे करता है वो देखना है। दैट इज टारगेट्स ऑफ एमसीडीके। एमसीडीके काम कैसे करता है वो देखना है, प्रोफेज कैसे चलाता है, मेटाफेज कैसे चला रहा है, एनाफेज कैसे चलाता है, वो सब देखना है। सबसे पहला टारगेट है लेमिन्स। जिन्होंने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी उनको पता होगा लैमिन्स क्या है। लैमिन्स वो प्रोटीन है जो आपका, ये आपके लैमिन्स क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं। तो क्या होने वाला है, एमसीडीके इन लेमिन को करता है फोस्फोराइलेट। एमसीडीके क्या करने वाला है, एमसीडीके करता है, काइनेज है ना भाई, काइनेज क्या करता है समझा चुकी हूं, काइनेज फोस्फोराइलेट करता है लेमिन्स को। फोस्फोराइलेशन से क्या होने वाला है, लेमिन जब फोस्फोराइलेशन होता है तो लेमिन्स डिसोसिएट कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं तो न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। लेमिन्स का जब फोस्फोराइलेशन होता है तो उसकी वजह से न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक करता है। ये फर्स्ट टारगेट हो गया, लेमिन्स को फोस्फोराइलेट करते हैं एमसीडीके, जिसकी वजह से, इस फोस्फोराइलेशन की वजह से न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद सेकेंड टारगेट है कंडेंसिन्स। कंडेंसिन्स क्या है, कंडेंसिन्स वो प्रोटीन्स हैं जो डीएनए कंडेंसेशन कराते हैं। कंडेंसिन्स क्या है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमेटिन कंडेंसेशन। प्रोटीन्स के नाम नोट डाउन करते जाना प्लीज। यहां पर बहुत सारे प्रोटीन्स काम करते हैं। यहां पर एमसीडीके काम करता है, एमसीडीके के साथ काम करते हैं आपके बेसिकली, एमसीडीके के साथ काम करते हैं आपके पोलो और एरोरा बी। यहां पर काम करेगा एमसीडीके, पोलो और एरोरा बी, ये तीनों के तीनों काम करेंगे। बेसिकली क्या करने वाले हैं, कंडेंसिन्स को फोस्फोराइलेट करते हैं, कंडेंसिन को फोस्फोराइलेट करते हैं एंड एक्टिवेट करते हैं, कंडेंसिन को फोस्फोराइलेट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। तो फाइनली इससे क्या होगा, कंडेंसिन्स के एक्टिवेशन से क्या होने वाला है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, जो प्रोफेज का मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड टारगेट है एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ नॉर्मली एनाफेज तक टिल एनाफेज तक एपीसी पर बाइंड रहता है। एपीसी कॉम्प्लेक्स जो होता है सैक के साथ, एनाफेज तक जो आपका एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वो बाइंडेड रहता है सैक के साथ और इनएक्टिव होता है। एमसीडीके एक्टिवेट करते हैं एनाफेज के बाद, एनाफेज स्टेज आने तक, दैट मींस आप कहोगे या तो आप एनाफेज बोलो या आप ये बोलो एंड ऑफ मेटाफेज तक, मेटाफेज तक इनको इनएक्टिव रखते हैं। उसके बाद एमसीडीके क्या करता है, एक्टिवेट करता है एपीसी को। एमसीडीके क्या करता है, एक्टिवेट करता है एपीसी को, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। एनाफेज कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स फिर जुड़ता है सीडीके 20 के साथ, सीडीके 20 के साथ जुड़ता है और सिक्योरिन को करता है डिग्रेड। सिक्योरिन एक प्रोटीन है, तो नॉर्मल केस में जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो सिक्योरिन और सेपरेज एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं।
अभी जब आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। नॉर्मल केस में सिक्योरिन और सेपरेज एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जब एपीसी एक्टिवेट हो जाता है तो वो बाइंड करता है CDC20 से और सिक्योरिन को करता है डिग्रेड। इसकी वजह से सेपरेज फ्री हो जाता है। अब ये सेपरेज क्या करता है, सेपरेज सिस्टर क्रोमेटिन को अलग करता है। एनाफेज में क्या होना है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग होना है, तो इसको अलग करने का काम करता है सेपरेज। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जुड़ा होता है सिक्योरिन से, तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो एपीसी जब एक्टिवेट होता है तो वो CDC20 से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से सिक्योरिन डिग्रेड हो जाता है। सिक्योरिन डिग्रेड होने की वजह से सेपरेज फ्री हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिन्स सेपरेट हो जाते हैं। एंड उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो चलो लास्ट में बताते हैं। तो एपीसी जब एक्टिवेट होता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है CDC20 से, जिसकी वजह से सिक्योरिन डिग्रेड हो जाता है। सिक्योरिन डिग्रेड होने की वजह से सेपरेज फ्री हो जाता है एंड फाइनली सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो ये तो हो गया डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट टारगेट्स हो गए CD केस के। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा, जितने भी जीन्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, सबको अच्छे से लर्न करना है। ये है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। होता क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा जब सेल डिवीजन होती है तो रेटिनोब्लास्टोमा जुड़ा होता है, जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो रेटिनोब्लास्टोमा जुड़ा होता है E2F के साथ। E2F क्या है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो साइक्लिन E का सिंथेसिस कराता है। E2F क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर साइक्लिन E सिंथेसिस। तो रेटिनोब्लास्टोमा जब सेल डिवीजन नहीं हो रही E2F से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से E2F रहता है इनएक्टिव। कब का केस है, जब कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो रही। चलो अब सेल डिवीजन हो गई, G1 फेज शुरू हो गया। सेल डिवीजन शुरू हो गई, सेल डिवीजन का G1 फेज आ गया। G1 फेज में क्या होने वाला है, G1 फेज में CDK4/6 साइक्लिन D का बनता है कॉम्प्लेक्स। साइक्लिन D CDK4/6 कॉम्प्लेक्स, ये जाके फोस्फोराइलेट करते हैं रेटिनोब्लास्टोमा को, ये जाके फोस्फोराइलेट करते हैं रेटिनोब्लास्टोमा को। रेटिनोब्लास्टोमा को फोस्फोराइलेट करते हैं, जिसकी वजह से E2F और रेटिनोब्लास्टोमा हो जाते हैं अलग अलग। फोस्फोराइलेशन की वजह से E2F और रेटिनोब्लास्टोमा हो जाते हैं सेपरेट एंड E2F जाके साइक्लिन E का सिंथेसिस कराता है कि सेल साइकिल आगे प्रोसीड करे। ये कराएगा जाके सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन E। इसके बाद पहले आपको समझना है DNA डैमेज। अगर इन केस सेल में, आप एक बार रिवाइज कर लो रेटिनोब्लास्टोमा, तो रेटिनोब्लास्टोमा इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। नॉर्मल केस जब सेल डिवीजन नहीं हो रही थी, रेटिनोब्लास्टोमा और E2F एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से E2F जो होता है वो इनएक्टिव होता है। नाउ जब सेल डिवीजन शुरू होती है, G1 फेज आता है, साइक्लिन D CDK4/6 एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जाके फोस्फोराइलेट करता है रेटिनोब्लास्टोमा को। रेटिनोब्लास्टोमा के फोस्फोराइलेट होते ही E2F और रेटिनोब्लास्टोमा सेपरेट हो जाते हैं।
जिसकी वजह से साइक्लिन ई का सिंथेसिस हो जाता है और सेल साइकिल आगे प्रोसीड करती है। तो मेजर क्वेश्चन अगर रेटिनोब्लास्टोमा का आएगा तो रेटिनोब्लास्टोमा को जब म्यूटेट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर रेटिनोब्लास्टोमा म्यूटेट हो गया तो ट्यूमर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। डीएनए डैमेज अगर कभी भी सेल में होता है, ठीक है, अगर इन केस कभी भी डीएनए डैमेज होता है, अगर सेल में डीएनए डैमेज हो गया तो क्या सेल डॉटर सेल को डैमेज डीएनए देगी? बिल्कुल भी नहीं। इस डैमेज को ठीक करना है तभी सेल साइकिल आगे बढ़ेगी। तो ये जो डैमेज है ये डबल स्ट्रैंडेड डैमेज हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डैमेज हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डैमेज होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। जब डबल स्ट्रैंडेड होता है तो यहां पर एक्टिवेट होता है एटीएम प्रोटीन। अगर डबल स्ट्रैंडेड डैमेज है तो वहां पर एक्टिवेट होता है एटीएम प्रोटीन। उसके बाद एक्टिवेट होता है CHK2 एंड ये CHK2 एक्टिवेट होने की वजह से ये इनिबिट करता है CDC25 फॉस्फेटेज। ये इनिबिट करता है CDC25 फॉस्फेटेज को। ठीक है, क्या सीक्वेंस है? अगर डबल स्ट्रैंडेड डैमेज है तो एटीएम एक्टिवेट हुआ, एटीएम CHK2 को एक्टिवेट करता है, CHK2 इनिबिट करता है CDC25 फॉस्फेटेज को। यहां पर एक्टिवेट होता है ATR, ATR से एक्टिवेट होता है CHK1, CHK1 भी इनिबिट कर देता है CDC25 फॉस्फेटेज को। अब आप कहोगे मैम आपने CDC25 तो बता दिया पर इसका रोल तो बताया नहीं, हमें क्या पता कि कहां पर काम कर रहा है। तो यहां पर जो आपने डीफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था कि CD के साइक्लिन को एक्टिवेट करने के लिए डीफॉस्फोराइलेशन कराना होता है, तो ये फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन कौन कराता है? CDC25 फॉस्फेटेज। तो हुआ क्या? CDC फॉस्फेटेज अगर काम नहीं करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, डीफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो MCDK एक्टिवेट नहीं होगा। CDC25 कहां काम करता है? डीफॉस्फोराइलेशन पर काम करता है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ATM और CHK मिलके एक्टिवेट करते हैं P53 को। अब ये P53 क्या है? ये है आपका P53 क्या है? P53 भी आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसको गार्जियन ऑफ द जीनोम भी कहते हैं। P53 को गार्जियन ऑफ द जीनोम भी कहते हैं और गार्जियन ऑफ द जीनोम बहुत बार पूछा जाता है, गार्जियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं। तो होता क्या है, अगर डीएनए डैमेज हुआ तो P53 एक्टिवेट हो गया। P53 एक्टिवेट होने के बाद P21 को करता है एक्टिवेट। एंड P21 क्या करता है? P21 आपके CD के साइक्लिन E कॉम्प्लेक्स को करता है इनिबिट। साइक्लिन E CDK2 कॉम्प्लेक्स को करता है इनएक्टिव, जिसकी वजह से क्या होगा? एस फेज में सेल जाएगी नहीं एंड देन सेल साइकिल भी नहीं होगी। सेकेंड जीन जो है दैट इज P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसे गार्जियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं। तो P53 एक्टिवेट होता है अगर डीएनए डैमेज्ड है, डबल स्ट्रैंडेड डैमेज है, तो वहां पर ATM CHK2 मिलके P53 को एक्टिवेट करते हैं। ये P53 जाके P21 को एक्टिवेट करता है एंड फाइनली साइक्लिन E CDK2 को कर देता है इनएक्टिव, तो सेल साइकिल आगे नहीं चलने वाली। उसके बाद हमें पढ़ना है, अभी मैंने स्टार्टिंग जब हो रही थी तो मैंने आपको बोलता कि साइक्लिन बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। तो बन तो गए, सब काम भी कर लिया, अब सेल साइकिल पूरी हो चुकी है। अब साइक्लिन को क्या करना है? अब साइक्लिन को करना है डिग्रेड, साइक्लिन का करना है ब्रेक डाउन। डिग्रेडेशन
ऑफ साइक्लिन्स। साइक्लिन्स का जो डिग्रेडेशन है वो कैसे होता है? तो जीवन साइक्लिन्स जो हैं, जीवन साइक्लिन्स को डिग्रेड करते हैं SCF। जीवन साइक्लिन को डिग्रेड करते हैं SCF। SCF क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें SCIP1 है, क्यूलिन प्रोटीन है और F बॉक्स प्रोटीन है। ये डिग्रेड करते हैं आपके जीवन साइक्लिन को। उसके बाद G2 और M साइक्लिन्स को कौन डिग्रेड करता है? इनको डिग्रेड करते हैं APC प्लस CDH1। तो आपको याद रखना है, जब आपका APC CDC20 के साथ काम करे तो वो सेल साइकिल को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, एनाफेज पर काम कर रहा है। लेकिन जब ये EPC CDH1 के साथ बाइंड करता है तो ये आपके G1 और M फेज वाले साइक्लिन्स को करता है डिग्रेड और सेल साइकिल को स्टॉप कराता है। सो विद दिस रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल कम्स टू एन एंड। देखो, मेन चीज आप लोगों को ये समझनी है, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आपको सेल साइकिल करनी है तो आपको सेल साइकिल के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जितनी ज्यादा सेल साइकिल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतनी क्लैरिटी आएगी, उतनी अच्छे से चीजों को समझ में आएगा। एंड फॉर योर रेफरेंस मैंने आपको लिए एक छोटा सा असाइनमेंट तैयार किया है। दैट इज, यहां पर आपको कुछ 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नोट्स में। जो आपको नोट्स आप ऐप से डाउनलोड करते हो तो आपको नोट्स में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका असाइनमेंट है। यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आप पूरा का पूरा सेल साइकिल पढ़ोगे और इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और इन 5 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही था और कौन सा गलत था। तो हमने स्टार्ट किया था स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल से, हमने रेगुलेशन पढ़ा एंड फाइनली वी हैव योर असाइनमेंट। 5 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, बहुत आसान है और क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी के हैं, तो आपको और मजा आएगा उनको सॉल्व करते हुए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी प्रिपरेशंस आप कर रहे हो, एंड बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। जब तक आप खुश हो और आप मेहनत कर रहे हो तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।